जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर भी नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो अपन आज बात करेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में बात करेंगे। अपन ने कुछ नदियाँ पिछली क्लास में देखी थी, शेष नदियों के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में चंबल की सबसे सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है पार्वती, बनास, काली सिंध, बेड़ज। तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये बनास है। तो बनास का उद्गम कहाँ से होता है? बनास का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है, जिसे क्या कहा जाता है? वन की आशा, वर्णासा, वशिष्ठी नदी कहा जाता है। ये अपने पिछली क्लास के अंदर देखा था। और रामेश्वरम सोयामाधोपुर में ये क्या करती है? चंबल के अंदर मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर है। और ये राजस्थान की जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये बनास नदी। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। और बनास के किनारे नाथद्वारा, रेल मगरा, मातृकुंडिया को आदिवासियों का हरिद्वार या राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। और बिशलपुर, टोंक ये बनास नदी के किनारे बसे हुए हैं। सबसे अधिक त्रिवेणी संगम भी बनास नदी पर बने हुए हैं, जैसे बनास, बेड़च, मैनाल, बिंगोद, भीलवाड़ा के अंदर है। एक बनास चंबल सीप जो रामेश्वरम घाट सोयामाधोपुर के अंदर है। एक बनास खारी डाई जो राजमहल टोंक के अंदर है। एक बनास बांडी मासी जो देवधाम टोंक के अंदर है। और बनास नदी के किनारे ही गिलुन सभ्यता स्थित है जो राजसमंद के अंदर है। और इसके ऊपर बांध बना हुआ है। इस पर बांध कौन से? इस पर बांध है तो बिशलपुर बांध है टोंक के अंदर। इसके अंदर बिशलपुर बांध है, टोंक के अंदर है। बनास नदी पर ही बना हुआ वो भी। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ईसरदा परियोजना, ये सोयामाधोपुर के अंदर है। ये भी बनास नदी के ऊपर ही है। और मातृकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। आगे बनास की सहायक नदियाँ बेड़ज, बांडी, मानसी, मोरेल, खारी, कोठारी, मैनाल, डील आदि हैं। तो बेड़ज नदी का उद्गम बेड़ज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे आयड़ या आहड़ नदी भी कहा जाता है। और इसका समापन कहाँ होता है? समापन होता है बिगोंद, भीलवाड़ा के अंदर। ये बनास में मिल जाती है। और यह नदी उद्गम स्थल से तो लेकर उदय सागर झील उदयपुर तक इसे आयड़ या आहड़ नदी के नाम से जाना जाता है। उदय सागर झील के बाद में वहाँ से निकलने के बाद इसको बेड़ज नदी कहा जाता है। और इसका प्रवाह क्षेत्र इसका उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा है। और आहड़ सभ्यता इसके किनारे बसी हुई है। आहड़ नदी के किनारे ही आहड़ सभ्यता है, जिसे आघाटपुर, धूलकोट भी कहा जाता है। और ताम्रवती नगरी बनास संस्कृति, आहड़ संस्कृति भी कहते हैं इसे। और इसका उत्खनन किसने किया था? 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था सर्वप्रथम। और 1956 के अंदर R.C. अग्रवाल ने किया। और 1961-62 के अंदर S.D. सांकलिया ने के नेतृत्व में यहाँ पर क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। और बेड़ज के किनारे सभ्यता कौन सी है? बेड़ज के किनारे सभ्यता है बालातल सभ्यता है, जो उदयपुर के अंदर ही है। और एक नगरी सभ्यता है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, बेड़ज नदी के किनारे ही है। और यह नदी चित्तौड़गढ़ को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो बेड़ज और गंभीरी नदी के संगम पर है, जो मैसा के पठार पर है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। और गोसुंडा बांध इसके ऊपर बंधा हुआ है। बेड़ज नदी पर गोसुंडा बांध है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चित्तौड़गढ़ का शुभंकर क्या है? चौसिंगा। और राजस्थान का गौरव भी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। सीमेंट नगरी चित्तौड़ को कहा जाता है। और चित्तौड़गढ़ की काष्ठकला बस्सी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। बस्सी भरण भी चित्तौड़ के अंदर है। भैंसुरगढ़ चित्तौड़गढ़ है जो राजस्थान का वेलोर कहलाता है। और भैंसुरगढ़ को कर्नल टोड ने क्या कहा था? अभेद्य दुर्ग कहा था। और चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात भी भैंसुरगढ़ के अंदर है। इसकी सहायक नदियाँ बेड़ज की सहायक नदियाँ उराई, गंभीरी, गुजरी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं बेड़ज की। आगे मैनाल नदी का उद्गम होता है ये मांडलगढ़, भीलवाड़ा के अंदर होता है। मांडलगढ़ की पहाड़ियों में भीलवाड़ा से होता है। और बिंगोद, भीलवाड़ा के अंदर ये क्या करती है? बनास में मिल जाती है। बिंगोद में ही इसके ऊपर की वो बनास बेड़ज मैनाल त्रिवेणी संगम बना हुआ है। और
मेनाल नदी के ऊपर ही मेनाल जलप्रपात है भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा का शुभंकर मोर, भीलवाड़ा का शुभंकर है मोर है, और जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, अब्रक नगरी, टेक्सटाइल सिटी भी भीलवाड़ा को कहा जाता है। और असिंध भीलवाड़ा के अंदर ही स्वयंभूज का जो देवनारायण जी क्या है वहाँ पर मंदिर है। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में महाराणा सांगा की छतरी है। हल्दीघाटी युद्ध के समय अकबर का जो युद्ध का रचना की थी वो रचना स्थान मांडलगढ़ भीलवाड़ा था। और मांडलगढ़ के अंदर ही भीलवाड़ा के अंदर ही रामस्नेही संप्रदाय का प्रमुख केंद्र भी है भीलवाड़ा के अंदर ही। और शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़ कला प्रसिद्ध है। फुलडोल महोत्सव भी शाहपुरा भीलवाड़ा का है। और उपरमाल का पठार जो बिजोलिया भीलवाड़ा से मैसरोड चित्तौड़गढ़ के मध्य है वो भी यहीं पर है। आगे है कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की फाड़ी राजसमंद से होता है। और ये नंदराय नामक स्थान पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जो बनास के अंदर क्या हो जाती है ये मिल जाती है कोठारी नदी। और यह राजसमंद की भीलवाड़ा में राजसमंद और भीलवाड़ा के अंदर क्या होती है ये प्रवाहित होती है कोठारी नदी। और इसी के ऊपर ही भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है। कोठारी नदी के ऊपर ही कौन सा बांध है भीलवाड़ा के अंदर मेजा बांध है। और मेजा बांध की पाल को ग्रीन माउंट कहा जाता है। और इसके किनारे कौन सी सभ्यता है कोठारी के किनारे बागोर सभ्यता है जो भीलवाड़ा के अंदर है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है जो कोठारी नदी के ऊपर है। ओके आगे खारी नदी। खारी नदी का उद्गम बिजराल गांव की फाड़ी राजसमंद से होता है इसका भी। और इसके किनारे कौन सा मंदिर है वो सुहाई भोज का मंदिर भीलवाड़ा के अंदर है वो खारी नदी के किनारे ही है। ये राजसमंद भीलवाड़ा अजमेर के अंदर अजमेर और टोंक के अंदर प्रवाहित होती है। और अजमेर और भीलवाड़ा की सीमा बनाती है। ये कौन सी नदी बनाती है ये खारी नदी अजमेर और भीलवाड़ा की क्या बनाती है सीमा बनाती है। और राजमहल देवली टोंक के अंदर ये बनास के अंदर मिल जाती है खारी नदी। इसकी सहायक नदी मानसी है जो भीलवाड़ा की ओर से आती है। खारी नदी की सहायक नदी मानसी है। आगे है डाई। डाई का उद्गम अजमेर की किशनगढ़ पहाड़ियों से होता है इसका उद्गम डाई का। और अजमेर और टोंक जिलों को क्या इनके अंदर बहती हुई है राजमहल टोंक के अंदर बनास में मिल जाती है। फिर आती है बांडी। बांडी का उद्गम जयपुर से होता है। और यह जयपुर से टोंक जिले में बहती हुई देवदाम टोंक के अंदर आती है। देवदाम टोंक में बनास में मिल जाती है। और बांडी नदी है ना ये राजस्थान के अंदर तीन है। एक तो बांडी नदी लूनी की सहायक नदी है जो पाली में से बहती है। एक बांडी नदी अजमेर की जो फोसागर झील है उसमें गिरती है। और एक बांडी ये हो गई जयपुर वाली। आगे मानसी। मानसी नदी का उद्गम शिलोरा की पहाड़ी किशनगढ़ अजमेर है वहाँ से होता है। वहाँ से निकल कर ये देवदाम टोंक के अंदर बनास के अंदर मिल जाती है मानसी नदी। और इसकी सहायक नदी है सहोदरा नदी मानसी की। फिर आती है मोरेल। एक थी मोरेन। मोरेन तो माही की सहायक नदी थी जो डूंगरपुर से निकलती थी। ये है मोरेल। मोरेल का उद्गम कहाँ से होता है ये चंद्रपुर चैनपुरा की पहाड़ी है बसी जयपुर के अंदर वहाँ से होता है। और जयपुर दौसा स्वयंमाधोपुर के अंदर ये क्या करती है वहाँ पर बहती है। और इसका समापन स्वयंमाधोपुर में बनास के अंदर ये मिल जाती है खंडार नामक स्थान के ऊपर। इसकी सहायक नदी है ढूंढ और काली सील। और इसी पर ही दौसा स्वयंमाधोपुर में ही एक मोरेल बांध है। मोरेल नदी के ऊपर ही कौन सा बांध है मोरेल बांध है। और इसकी सहायक नदी काली सील है। काली सील का उद्गम कहाँ से होता है काली सिंध नहीं है काली सील है। काली सील का उद्गम एक केला देवी की पहाड़ी है करौली के अंदर वहाँ से होता है। करौली स्वयंमाधोपुर जो मोरेल में मिल जाती है ये काली झील। और केला देवी मंदिर इसी के किनारे स्थित है। आगे काली सिंध की सहायक नदी। काली सिंध की सहायक नदी चंद्रभागा उद्गम ये शेमली झालावाड़ से होता है इसका उद्गम। और यह केवल झालावाड़ के अंदर ही बहती है काली सिंध नदी। और समापन इसका खाड़िया गांव झालावाड़ में काली सिंध के अंदर मिल जाती है चंद्रभागा नदी। और इसी के किनारे झालरापाटन शहर बसा हुआ है जो झालावाड़ के अंदर ही है चंद्रभागा नदी किनारे। और इसी के किनारे झालरापाटन के अंदर जो पशुओं का मेला लगता है वो इसी के किनारे ही लगता है चंद्रभागा पशु मेला। आगे है परवन नदी। परवन नदी का उद्गम इसका उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत मालवा के पठार मध्य प्रदेश से होता है इसका उद्गम। और राजस्थान में प्रवेश ये करती है मनोर थाना झालावाड़ से प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर ये परवन नदी। और पलायदा गांव 12 में ये काली सिंध के अंदर मिल जाती है परवन नदी। और मनोर थाना दुर्ग झालावाड़ परवन और कालीखोड़ नदी के किनारे पर ही बसे हुए हैं
मनोर थाना दुर्ग झालावाड़ का। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 के अंदर है, जो सांपों की क्या कहा जाता है उसे शरणस्थली कहा जाता है। वो शेरगढ़ दुर्ग 12 में है, जो परमा नदी के किनारे ही क्या है बसे हुए हैं। इसकी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी इसकी काली खोड़ नेवज छापी है। जो काली खोड़ का उद्गम ये झालावाड़ से निकलकर झालावाड़ में ही परवन में मिल जाती है काली खोड़, और इसके ऊपर ही काली खोड़ बांध बना हुआ है मनोर थाना के अंदर। आगे आऊ नदी। आऊ नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और राजस्थान में ये झालावाड़ से क्या करती है प्रवेश करती है, और यह है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, वहाँ बहती है ये कोटा झालावाड़ की सीमा बनाती है आऊ नदी। और समापन कहाँ होता है इसका? समापन होता है इसका गागरोन झालावाड़ में काली सिंध में मिल जाती है, और आऊ और काली सिंध के संगम पर ही कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग है, ये भी ध्यान में रखना। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी पिपलाज है, जिसका उद्गम पंच पहाड़ झालावाड़ से होता है। और समापन ये चौकेरी गांव झालावाड़ में क्या करती है? आऊ के अंदर ही मिल जाती है पिपलाज नदी। आगे है मेज की सहायक नदी। मेज की सहायक नदी है मांगली नदी। मांगली नदी का उद्गम होता है भीलवाड़ा से, और प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा और बूंदी के अंदर है, और समापन इसका बूंदी के अंदर ही मेज में मिल जाती है। और बूंदी में इस नदी के ऊपर भीमतल जलप्रपात है। भीमतल जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर है? ये मांगली नदी के ऊपर ही है, बूंदी के अंदर है। वो इसकी सहायक नदी है घोड़ा पचाड़। घोड़ा पचाड़ जो बूंदी से निकलकर बूंदी में ही मांगली में मिल जाती है। लेकिन ये पूछा जाता है कि भीमतल जलप्रपात कौन सी नदी पर है? ये बूंदी के अंदर है, मांगली नदी के ऊपर है। ओके, आगे लेते हैं। आगे है बेड़ज की सहायक नदी। बेड़ज की सहायक नदी गंभीरी। ये गंभीर अलग नदी है। गंभीरी बेड़ज की सहायक नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? जावद की पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश से, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और राजस्थान के अंदर ये निम्बाहेड़ा चित्तौड़ के अंदर प्रवेश करती है, और यहीं पर ही गंभीरी बांध बना हुआ है निम्बाहेड़ा चित्तौड़ के अंदर ही। यह चित्तौड़ में बहती है गंभीरी नदी, और चित्तौड़ के किले के पास से गुजरती हुई ये चित्तौड़गढ़ शहर को पार करने के बाद ये बेड़ज के अंदर मिल जाती है गंभीरी नदी। फिर आती है बाणगंगा। बाणगंगा का उद्गम बेराट की पहाड़ी जयपुर से होता है, बाणगंगा का उद्गम। और इसका समापन कहाँ होता है? ये यमुना नदी में मिलती है, यूपी के अंदर फतेहाबाद आगरा के अंदर है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ये यमुना के अंदर मिलती है। और ये जयपुर भरतपुर के अंदर बहती है, और वर्तमान में यह भरतपुर में ही क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है, इसलिए इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है इसको, बाणगंगा को। और बाणगंगा के किनारे कौन सी सभ्यता है? विराट सभ्यता है। विराट सभ्यता है बाणगंगा के किनारे, जिसे विराट भी कहा जाता है, विराट नगर। और 1837 के अंदर यहाँ पर कैप्टन बर्ट ने क्या खोजा था? इसको खोजा था विजय की विराट सभ्यता को। और विजय की पहाड़ी से प्रथम बाबरी शिलालेख भी कैप्टन बर्ट ने खोजा था। और यहाँ से अशोक के जो बुद्ध धम्म संघ में आघात क्या थी, उनकी निष्ठा थी बौद्ध धर्म के, वो अनुयायी थे अशोक जी, अशोक सम्राट। इस शिलालेख में 1840 के अंदर इसे कलकत्ता के अंदर, जो कलकत्ता की थी वो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, वहाँ पर रखवा दिया गया है। इस शिलालेख के अंदर अशोक को मगध का राजा बताया गया है, और उनके द्वारा जो गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था वो भी इसी के अंदर लिखा हुआ है, इस बाबरी शिलालेख के अंदर। और यहाँ पर अशोक जी ने क्या किया था? अशोक के कालीन जो गोल मंदिर थे, वहाँ गोल मंदिर, बौद्ध मठ, बौद्ध विहार, बौद्ध चित्ते यहाँ से मिले हैं विराट सभ्यता से। और यहाँ विजय की पहाड़ी है, मोती डूंगरी को गणेश डूंगरी भी कहा जाता है, और भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, ये यहीं पर ही है विराट के अंदर ही। और बाणगंगा पर बांध कौन से? बाणगंगा बांध है जमोह रामगढ़ बांध है, जो जयपुर के अंदर है, जिसका निर्माण राम सिंह सेकेंड ने करवाया था। और इससे पहले जो जयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति इससे होती थी जमोह रामगढ़ बांध से। और गुलाब की खेती होने के कारण जमोह रामगढ़ बांध को क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है जमोह रामगढ़ बांध को। और जमोह रामगढ़ बांध के अंदर गुलाब की खेती होने के कारण इसे पुष्कर कहा जाता है, ढूंढाड़ का। और इसके ऊपर बाणगंगा नदी के ऊपर ही एक अजान बांध है भरतपुर के अंदर, जो केवलादेव घना पक्षी विहार है, उसे क्या करता है? ये जलापूर्ति करता है। अजान बांध भरतपुर के अंदर ही है, बाणगंगा नदी के ऊपर। और लालपुरा बांध भी भरतपुर के अंदर है। और बाणगंगा नदी को क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा
रुंडित नदी कहा जाता है। ताला नदी भी बाणगंगा नदी को कहा जाता है। आगे नदी उद्गम स्थल में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? साबी सेवर की पहाड़ियाँ, कांतली खंडेला की पहाड़ियाँ, बाणगंगा खमनोर की पहाड़ियाँ, सोम बिछा मेड़ा की पहाड़ियाँ। तो अभी अपने देखा बाणगंगा नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से नहीं होता है, विराट की पहाड़ियों से होता है। आगे कांतली नदी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ देखते हैं। कांतली नदी है, कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एक खंडेला की पहाड़ी शिखर से होता है। शिखर झुंझुनू के अंदर ये बहती है और ये चूरू झुंझुनू की सीमा पर क्या क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और कांतली नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। लगभग 100 किलोमीटर ये बहती है कांतली नदी। इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है और यह है झुंझुनू में लगभग 2 भागों में बांट दिया झुंझुनू को। इसी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है जो नीमका थाना सीकर के अंदर है, और सुनारी झुंझुनू के अंदर है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर है, वो कांतली नदी के किनारे है। और गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इस सभ्यता का उत्खनन रतनचंद्र अग्रवाल ने किया था 1977 के अंदर, और यह एक पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता है, ये गणेश्वर सभ्यता। और यहाँ पर ताम्र उपकरण मिले हैं जिसके अंदर क्या है 99% तांबा मिला है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर जो लोहयुगीन सभ्यता है। आगे घग्गर नदी, घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से होता है, कालका माता के मंदिर के पास से, वहाँ से होता है। और इसका उपनाम क्या है? घग्गर का उपनाम है प्राचीन सरस्वती, मृत नदी, नट नदी, आदर्शवती नदी कहा जाता है घग्गर नदी को। और हनुमानगढ़ में घग्गर के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है, और पाकिस्तान के अंदर इसे हकरा या हकरा कहा जाता है। और प्रवाह क्षेत्र इसका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में आती है। फिर राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर ये क्या करती है? बहती है। और घग्गर का राजस्थान में प्रवेश तलवाड़ा टिब्बी जो हनुमानगढ़ की तहसील है वहाँ से होता है। घग्गर नदी का प्रवेश राजस्थान में, और तलवाड़ा तहसील हनुमानगढ़ वो इसी नदी द्वारा निर्मित है, जो लगभग 7 किलोमीटर लंबी झील है, तलवाड़ा झील है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है, जो इसी नदी के ऊपर है, जो 7 राजस्थान की सबसे नीची झील भी तलवाड़ा झील है। और घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, घग्गर नदी। और दक्षिण से प्रवेश करके दक्षिण में चली जाती है वो माई नदी। और घग्गर नदी राजस्थान की अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, और अधिक वर्षा होने पर इसका पानी पाकिस्तान के अंदर चला जाता है, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। और चंबल और गंभीर नदी के बाद में सर्वाधिक मिट्टी अपरदन भी घग्गर नदी करती है। और हनुमानगढ़ और जो हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग है वो इसी के किनारे बसा हुआ है। और भटनेर दुर्ग के अंदर हिंदू और मुस्लिम महिला ने जोहर किया था। यह पूछा जाता है हिंदू और मुस्लिम महिला ने जोहर कहाँ किया था? ये भटनेर दुर्ग के अंदर किया था, हनुमानगढ़ के अंदर, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ भी बसे हुए हैं। और इसी के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल सभ्यता भी है, जो कालीबंगा को क्या कहा जाता है? दीन इनकी सभ्यता भी कहा जाता है। खोज इसकी अमलानंद घोष ने की थी 1952 के अंदर। हास्ययुगीन सभ्यता है या सिंधु सभ्यता, हड़प्पाकालीन सभ्यता। और उत्खनन करता बीबी लाल या ब्रजवासी लाल और बीके थापर थे। यहाँ पर जूते हुए खेत के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से, ये काली चूड़ियाँ, इसका अर्थ है कालीबंगा का। आगे है काकनी नदी या काकनी नदी। इसका उद्गम कोटरी गांव जैसलमेर से होता है। काकनी या काकनी नदी का उद्गम जैसलमेर से होता है। वहाँ से निकलकर ये बुद्ध झील जैसलमेर के अंदर है, वहाँ बुद्ध झील के अंदर ये क्या हो जाती है? मिल जाती है। और राजस्थान की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी कौन सी है? काकनी नदी है। इसका उपनाम काकनी या मसूरदी भी है, इसका काकनी। और राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है ये, 17 किलोमीटर लगभग ये क्या करती है? प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं। आगे है साबी नदी। साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ शाहपुरा जयपुर से होता है, और ये जयपुर अलवर जिलों के अंदर क्या करती है? बहती हुई हरियाणा में प्रवेश करती है, वहाँ पे ये विलुप्त हो जाती है बाद में। और अलवर की सबसे
बड़ी नदी भी कौन सी है, साबी नदी है, जो 185 किलोमीटर की बहती है। और अकबर ने इस नदी के ऊपर कई बार क्या बनाए थे, पुल या बांध बनाने का प्रयास किया था, लेकिन ये क्या थी, असफल रहा था। ये क्या मार्ग बदलने वाली नदी है ना, इस कारण। और यह मुसलमान मुगल काल में क्या है, ये विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी। मुगल काल के अंदर ये साबी नदी विनाश काल लीला के लिए प्रसिद्ध थी मुगल काल के अंदर। इस पर क्या किया था, इसके बारे में एक दुआ भी प्रचलित है, अकबर बांधी ना बंधु, अकबर बांधी ना बंधु ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तलाकर निकलूं साबी नाम कहाऊं। इस साबी नदी के बारे में है कि अकबर ने जितनी बार बांध बनाए थे, वो उस बांध के अंदर क्या रहा था, हर बार असफल रहा था, क्योंकि ये अपने मार्ग बदलने के लिए बहुत मार्ग बदलती है साबी नदी। और जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर है, वो इसी के किनारे स्थित है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर साबी नदी के किनारे क्या है, स्थित है। आगे है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ की नदी का उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर से होता है, और अजमेर जयपुर के अंदर ये बहती हुई दक्षिण दिशा की ओर सांबर में सांबर झील है, उसके अंदर ये गिर जाती है रूपनगढ़ नदी। और रूपनगढ़ नदी के किनारे ही कौन सा संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, इस्लामाबाद अजमेर के अंदर है। इस्लामाबाद अजमेर की में है पीठ इनकी निम्बार्क संप्रदाय की, जिसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य थे। ये रूपनगढ़ नदी के किनारे है। आगे आगे रूपारेल नदी, रूपारेल नदी इसका उद्गम रूपारेल नदी का उद्गम ये उदयनाथ की पहाड़ी थाना का जेलवर से होता है। और इसका उपनाम क्या है, उपनाम लसावरी या वराह नदी रूपारेल को कहा जाता है। और अलवर भरतपुर 2 जिलों के अंदर ये क्या करती है, बहती है। इसके बाद ये भरतपुर में विलीन हो जाती है। सीकरी बांध इसके ऊपर ही बना हुआ है, भरतपुर के अंदर रूपारेल नदी पर ही निर्मित है। और सीकरी बांध में ही मोती झील भरतपुर को जलापूर्ति होती है। सीकरी बांध से मोती झील है भरतपुर, वहाँ जलापूर्ति होती है। और मोती झील से सुजान गंगा नहर निकाली गई है। मोती झील है भरतपुर के अंदर, वहाँ से सुजान गंगा नहर निकाली गई है। और जो लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर के अंदर, उसकी खाई को ये बढ़ती है। मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। और जो भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग है, उससे कोई भी नहीं जीत सका था, ऐसा दुर्ग था वो। आगे है मेंथा या मेंढा नदी या मथाई नदी भी इसको कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, मनोहरपुरा जयपुर से होता है इसका उद्गम। और जयपुर के अंदर ये जयपुर में नागौर जिले में बहती है। इसके बाद ये नागौर के बाद ये पुनः वापस जयपुर के अंदर प्रवेश कर जाती है, और सांबर के अंदर ये उत्तर दिशा से गिर जाती है मेंथा नदी। और इसके किनारे कौन सा जैन तीर्थ है, लूणवा है, जो नागौर के अंदर है। जैन तीर्थ है लूणवा, नागौर के अंदर है। वो मेंथा नदी के किनारे ही क्या है, स्थित है। राजस्थान में अधिकांश नदियाँ बरसाती होने के कारण वर्षा ऋतु के बाद इनका क्या होता है, जल नहीं रहता है इनके अंदर। तो राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी चंबल नदी है, जो 12 महीने रहती है। और वे जिले जहाँ कोई नदी नहीं है, वो बीकानेर और चूरू है। बीकानेर और चूरू के अंदर कोई नदी नहीं है। बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी है घग्गर नदी, जो गंगानगर और मानगढ़ के अंदर प्रवाहित होती है। और सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला जिला ये उदयपुर है। उदयपुर से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। और सर्वाधिक बहाव ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग ये कोटा है। और अरावली पर्वतमाला के जो मध्य को काटने वाली नदी लूणी और बनास नदी है। और कोटा और बांसवाड़ा के चारों ओर से क्या होती है, कोटा और बांसवाड़ा नदियों के से घिरे हुए हैं चारों ओर से, कोटा और बांसवाड़ा। आगे है द्रव्यवती नदी। द्रव्यवती नदी नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ हैं जयपुर, वहाँ से निकलती है, ये जयपुर से उद्गम होता है। आगे है नीमड़ा नदी। नीमड़ा नदी ये क्या है, बाड़मेर में प्रवाहित होती है। 2006 के अंदर क्या हुआ था कि बाड़मेर की कवास के अंदर बाढ़ आ गई थी इस नदी के अंदर। इसके बाद में ये चर्चा में रही थी नीमड़ा नदी। तो ओके दोस्तों, हमारी नदियाँ आज कंप्लीट होती है। वो जो CET की एग्ज़ाम है उसके अंदर ये आपको काफ़ी सहायता देगी। इनसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे क्वेश्चन। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, धन्यवाद दोस्तों।